अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के। तो हमारे पास जो है सेक्शन डी है, पेज नंबर 18 है हमारी क्लास 10 की बुक का। तो पहला सवाल हमारा जो दिया हुआ है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी केसी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, केसी क्यूसी को कंपेयर भी करेंगे एक क्वेश्चन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड Na2। यहाँ पर N2O4 जिसको हम कह रहे हैं डी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब ये टूट रहा है। और किस में टूट रहा है, ये NO2 में। सही है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, यानी ऐसे रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड भी जाता हो बैकवर्ड भी जाता हो। और ड्राइव करना क्या है हमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यानी केसी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी बोलते हैं, उसके एक्सप्रेशन को मालूम करना है यहाँ पर फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। ऑल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी, हमें केसी भी मालूम करना है और साथ ही साथ केसी का यूनिट भी मालूम करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें यूनिट निकालना है इसका, बैलेंस केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें कहा जा रहा है कि भाई हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर इक्वेशन मेक करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उन्होंने दिया है हमारे पास डी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो कि है हमारे पास N2O4, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि किसमें डिकम्पोज हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है NO2 के अंदर। सही, इस तरह से ये काम हो रहा है। और कहा जा रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम किससे लिखते हैं, डबल एरो से लिखते हैं, डबल हेडेड एरो से लिखते हैं। तो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का यहाँ पर साइन आ गया। नाउ अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे क्या ये मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर कि 2 जो है 2 वन सा, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी जो है दोनों साइड्स पर हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है 2 को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वन ज़ा 2, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन को, सो 2 2 ज़ार 4, ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 पहले से ही था। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पर डेटा, मालूम क्या करना है हमें, केसी मालूम करना है। तो केसी की जगह पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और बस हमें से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो केसी मालूम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, स्क्रीन पे भी शो रहा होगा, और मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर कि केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर केसी वैल्यू, ओके। जब आप इस केसी की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी हैव, अच्छा अब हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल मेरे आपको तो पता होगा कि भाई ये एरो से पहले जो है हमारे पास जो होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और इन एरोज़ के बाद जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं। ये जो प्रोडक्ट है ना, हमें पहले ये लिखना है, देन रिएक्टेंट्स के अपॉन में लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो प्रोडक्ट है सबसे पहले हमें देखना है कि इसका कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ जो एक नंबर होता है ना, यानी वेरिएबल किसी भी, वैसे तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन जब ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आता है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा हो तो वो वेरिएबल का कहलाएगा कोएफिशिएंट। तो ये कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, हमारे ऊपर आ जाएगा। ऊपर किस तरह से आ जाएगा, हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट्स, और ये NO2 यहाँ पर हमारे पास एज इट इज़ ये आ जाएगा, ठीक है। इसका जो कोएफिशिएंट है ना वो हमारे पास एज अ पावर आएगा यहाँ पर, ठीक है, एज अ पावर आएगा यहाँ पर। सिमिलरली रिएक्टेंट में भी ऐसे होगा, अगर रिएक्टेंट में हमारे पास कोई कोएफिशिएंट होगा तो हम लोग यहाँ पर हम लगाएंगे, यानी पावर पर ले जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो एज इट इज़ हम लिख देंगे यहाँ पर N2O4। नाउ हमारे पास जो है यहाँ पर NO2 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है इनके यूनिट्स पुट करना है, जो कि हमें इंटरप्रेट क्या करना है, यूनिट करना है। क्वेश्चन में हमसे ये बात पूछी गई थी। सो एक बात बता दूँ मैं आपको यहाँ पर कि जो केसी का यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं मोल डॉट DM इनवर्स क्यू। तो ये हमारा क्या है, ये यूनिट जो है वो हमारा केसी का यूनिट होता है, ठीक है। जो आपको याद रखना है ये वाली बात कि केसी का यूनिट होता है मोल डॉट DM क्यूब। ये हमें क्या करना है, NO2 की जगह पर हमने उसके यूनिट को लिख देना है खाली, और ठीक है। तो अच्छा ये जो स्क्वायर था इसके साथ भी आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे भी हम बिल्कुल सेम एज इट इज़ करेंगे कि जो भी हमें कंपाउंड दिया होगा हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, उसका यूनिट लिख देंगे, यानी केसी का यूनिट लिख देंगे, जो कि होता है मोल डॉट DM क्यूब। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये मोल डॉट DM क्यूब पे स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये मोल डॉट DM का जो यूनिट है वो हमारे पास 2 टाइम्स है। तो जब 2 टाइम्स है तो यानी एक टाइम से मैं एक टाइम को कट कर सकता हूँ यहाँ पर। जो 2 दफ़ा यूनिट होगा हमारे पास
यानी मतलब इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 10 रुपये और 5 रुपये हैं, तो नीचे 5 रुपये जो हैं वो ऊपर वाले के 5 रुपये से कट जाएंगे और 10 रुपये में से 5 रुपये बचेंगे। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को। सो इस एक से क्या हो जाएगा, मेरे पास एक तो बचा क्या है यहाँ पर हमारे पास मोल डॉट DM क्यूब, सिर्फ एक मरतबा बचा, तो वही क्या है हमारे पास यहाँ पर आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा पहला न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमें ये कहता है कि भाई PCl5, PCl3 एंड Cl2, ठीक है, आर एट इक्विलिब्रियम 500 के ये टेम्परेचर दिया हुआ है। तो उस टेम्परेचर पे भाई ये जो तीनों जो हमारे पास कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी सब इक्वल हैं। एक क्लोज कंटेनर के अंदर इसको रखा हुआ है और इनकी जो कंसनट्रेशंस है ना वो उन्होंने दी हुई 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल DM क्यूब, क्योंकि मोल DM क्यूब क्या है आपको याद रखना है, KC का यूनिट है, और 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल DM क्यूब एंड 1.2 10 यानी एक्सपोनेंट -3 मोल डॉट DM क्यूब रिस्पेक्टिवली। अब जब जहाँ पर रिस्पेक्टिवली का वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जब भी आप देखें रिस्पेक्टिवली, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, आपको रिस्पेक्टिवली इसलिए लिख के देते हैं कि फॉर एग्जांपल जो पहली वाली वैल्यू है ना वो पहली वैल्यू है कॉरेस्पेंडिंग वैल्यू है। नहीं समझ में आया कि भाई PCl5 का जो कंसनट्रेशन है वो क्या है 0.8 है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, इस तरह से उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी मतलब इसकी है रिस्पेक्टिवली का मतलब। फिर कैलकुलेट क्या करना है KC फॉर द रिएक्शन अलॉन्ग विथ यूनिट। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पर और हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चल इक्वेशन क्या दी हुई है हमें यहाँ पर, इक्वेशन हमें दी हुई है यहाँ पर PCl5 जो कि डबल रिएक्शन बना रही है, यानी कि मतलब हमारे पास जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन बना रही है, जो कि हमारे पास ये है। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे बनाना है डेटा, और डेटा में यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना है गिवन कंसनट्रेशंस। ठीक है, यहाँ पर जो कंसनट्रेशंस उन्होंने हमें गिवन की हुई हैं हम उनको जो है यहाँ पर लिख लेंगे गिवन कंसनट्रेशंस के छोटी सी हेडिंग डालकर। सही, तो उन्होंने जो है हमें यहाँ पर दी हुई है PCl5 की। ठीक है, ठीक है, तो इन सबकी कंसनट्रेशंस मैंने यहाँ पर लिख, ठीक है, तो मैंने इनके कंसनट्रेशंस को लिख दिया है। नाउ अब हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम क्वेश्चन में करना था कि भाई हमें जो है इसका KC चाहिए और उसकी क्या है यूनिट के साथ हमें KC मालूम करना है। सो आगे हमें पता है कि भाई KC मालूम करना है, तो भाई क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहाँ पे हम KC का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि है क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ज़रा बुरी है, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सही। अब PCl3 PCl2 इनके साथ कोई जो है हमारे पास क्या नहीं है, इनके साथ कोई भी हमारे पास जो है कोएफिशिएंट नहीं है। तो कोएफिशिएंट नहीं होगा तो इट मीन्स हम क्या उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी PCl3 और Cl2। ओके, रिएक्टेंट्स में अगर हम आते हैं तो हमारे पास PCl5 है जिसका अगेन हमारे पास कोई भी जो है हमारे पास जो है पावर में लाने के लिए कोई भी हमारे पास नंबर कोएफिशिएंट नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। नाउ अब PCl3 की हमें कंसनट्रेशन क्या दी हुई है, PCl3 कंसनट्रेशन दी हुई है 1.2 एक्सपोनेंट 3 मोल डॉट DM क्यूब, और Cl2 की क्या हमें दी हुई है 1.2, तो इनकी हमें सारी कंसनट्रेशन इसके अंदर पुट करनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनकी कंसनट्रेशंस को लिख दिया है। आखिरी वाली शायद विजिबल ना हो पा रही हो, मोल डॉट DM क्यूब लिखा हुआ है लास्ट में। ओके, सो अब हमें क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है। सो हियर वी हैव हमें 1.2, अच्छा इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट का बटन दिया होता है, इस पर एक्सपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद जो है हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय 10 जो होता है वो खुद ब खुद लग जाता है। -3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1.2 एक्सपोनेंट -3, और ये हमारे पास क्या है 1.44 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, और अभी से क्या कर लेना है, हमें यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेना है किसके साथ, 0.8 एक्सपोनेंट -3 के साथ, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 1.8 एक्सपोनेंट -3। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है हमें यहाँ पर, अच्छा इसको मैं पहले एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ मोल डॉट DM क्यूब है, यहाँ मोल डॉट DM क्यूब है, नीचे भी मोल डॉट DM क्यूब है। सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई अगर हमारे पास फ्रैक्शन में जो है हमारे पास ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हम कट कर देते हैं, तो ये वाले यानी मतलब कौन से वाले, ये वाले। ठीक है, इस वाले मोल डॉट DM क्यूब से ये वाला मोल डॉट DM क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये एक, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी चलेगा और साथ ही साथ हमारे
आंसर में भी जो है ये आएगा। और हमारा इसी के साथ सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। और कोशिश करी मैंने कि आसान ज़बान में समझाऊं। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज़ 1 एक्सपोनेंट -4। इस पर तब उन्होंने क्या कर दिया, हमें Kc की वैल्यू जो है दे दी है। अब अगर Kc की वैल्यू दे दी है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Qc। याद रखो जब भी Kc की वैल्यू आपको दी जा रही है तो उसका मतलब Qc आपसे वो मालूम करेंगे, मतलूब होगा। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज़, अब इनकी जो है हमें कंसंट्रेशन दी हुई है तीनों की। और इसके अलावा उन्होंने प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को मालूम करने के लिए हम Qc लिखते हैं। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करनी है, इसकी दो कंडीशंस क्या है मैं आपको बताऊँगा इस लास्ट में जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे Qc को। पहले हमें कैलकुलेट करना है Qc एंड देन उसके बाद हम देखेंगे आखिर में कि डायरेक्शन कैसे ढूंढना होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन आपके सामने है और डेटा में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पर गिवन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है वो मैं यहाँ पर राइट डाउन। अब यहाँ पर जो है हमारे पास तीनों की तीनों कंसंट्रेशन आ चुकी हैं। Qc हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, जो कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होती है। और अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्व कर लेते हैं। तो Qc का फॉर्मूला भी बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह से आपको Kc का था, बस फ़र्क यहाँ है यहाँ पे हमने Qc लिख दिया और जो है वहाँ पर था Kc। दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अब अगेन हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमारे पास, जो कि हमारे पास है H2I2, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएंगे ये लोग हमारे पास H2 और I2, ठीक है। और रिएक्टेंट में हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर 2Hi है, यानी Hi के बाद जो हमारी कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो वो एज आ पावर आ जाएगा हमारे पास, जो कि होने वाला है हमारे पास कुछ यूँ। ओके, सो अब हमें यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन को लिखना है। तो H2 की कंसंट्रेशन जो ये क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल dm³। और I2 की जो दी हुई है वो दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल dm³। सिमिलरली Hi की जो दी हुई है हमें वो दी हुई है 2 एक्सपोनेंट -5। यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। सो हमारे पास है यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट -5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -5 विल बी इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट -10। और याद रहे कि इस वाले यूनिट से ये वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 मोल डॉट dm³ जो कि हमारे पास ऊपर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नीचे, जो कि हमारे पास है 2 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। जब हम लोग -1 एक्सपोनेंट -10 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 एक्सपोनेंट -5, तो विल बी इक्वल्स टू, और जब आप इन दोनों को जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आएगा 0.25, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया Qc, सही। और Kc उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन में गिवन किया था। Kc उन्होंने कितने दिया था, उन्होंने दिया था 1 एक्सपोनेंट -4 दिया था उन्होंने, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर Qc और Kc की वैल्यू को कंपेयर करना है, सिंपल है यहाँ पर। तो Qc और Kc में हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से बताऊँ तो 10 एक्सपोनेंट -4 मतलब ये 1 से पहले 4 जीरो हैं, ठीक है। और ये खाली सिर्फ और सिर्फ 0.25 है। इट मीन्स कि ये चीज़ जो है यहाँ पर बड़ी है एज़ कम्पेयर टू Kc की वैल्यू। तो जब Qc छोटा होगा Kc बड़ा होगा, यानी Qc हमारे पास क्या है, जो है वो बड़ा है, और Kc क्या है मेरे पास, छोटा है। हमारे पास बेसिकली दो ही कंडीशंस हैं, या तो Qc जो है वो छोटा होगा Kc से, यानी लेस देन होगा Kc से, या फिर होगा बड़ा, ठीक है, यानी मतलब ग्रेटर देन Kc, ठीक है। अगर Qc जो है Kc से बड़ा है तो हमारा रिएक्शन होता है रिवर्स, सही, ये आपको याद रखना है। और जब आपका Qc जो है वो कम हो और Kc वो ज़्यादा हो तो क्या होता है हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्स और फॉरवर्ड की आपने पहचान इस तरह से लगानी है कि अगर Qc ज़्यादा होगा तो रिवर्स होगा, अगर Qc कम होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, सही। और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास Qc और Kc में Qc जो है वो क्या, बड़ा है। सो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम ये लाइन लिख देंगे कि भाई एज द वैल्यू ऑफ द Kc इज़ ग्रेटर दैन Kc वैल्यू द रिएक्शन विल बी रिवर्स, ठीक है। Qc अगर ज़्यादा होगा तो Kc कम होगा तो हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास Qc कम हो Kc ज़्यादा हो तो हम लिख देंगे एज द वैल्यू ऑफ Qc इज़ लेसर देन Kc, या फिर हम लिख सकते हैं Kc इज़ ग्रेटर देन Qc द वैल्यू द रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरी बचती है तो लीव अ कमेंट। इस तरह से हमारे जो है तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स मुकम्मल होते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।